नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं रमेश आंडा। ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। रणजीत सिंह हत्या मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व 3 अन्य दोषी करार। सजा 12 को सुनाएगी पंचकुला की सीबीआई कोर्ट। अब शवदाह को नहीं लगेगा समय। आईआईटी रोपड़ ने इको फ्रेंडली तकनीक की विकसित। और सेक्टर 24 के बीच सड़क पलटा, कचरे से भरा टिप्पर लगा रहा जाम, चालक अस्पताल में भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। रणजीत सिंह हत्या मामले में आरोपी बनाए गए डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 3 अन्य को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। इन सभी को अब 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले मृतक रणजीत सिंह के बेटे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर ये आरोप लगाए थे कि सीबीआई स्पेशल जज मिली भुगत कर सकता है और उन्हें उन पर भरोसा नहीं। कई संगीन आरोप जज पर लगाते हुए रणजीत सिंह के बेटे जगसीर ने यह मांग की थी कि इस मामले को किसी और सीबीआई अदालत में भेज दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि इस मामले में अब आर्गुमेंट पूरे हो चुके हैं। अब इस मामले को किसी और अदालत में शिफ्ट करना कानून का अपमान होगा, जिसके चलते अब नए सिरे से इसमें पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में ही जांच शुरू हुई और उसी जज ने इस मामले में राम रहीम और 3 अन्य को दोषी करार दे दिया है। अब देखना यह होगा कि 12 अक्टूबर को इन चारों को क्या सजा सुनाई जाती है। आपको बता दें कि राम रहीम इससे पहले भी हत्या और साथियों के रेप मामले में जेल में है। डेरा प्रमुख राम रहीम पर पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत में चल रहे रंजीत हत्या मामले में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राम रहीम सहित 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 12 अक्टूबर को राम रहीम सहित सभी आरोपियों को सजा सुनाएगी। सीबीआई के वकील HP.S. वर्मा ने बताया कि वर्ष 2002 में रंजीत की हत्या की गई थी। वर्ष 2007 में ये मामला सीबीआई की विशेष अदालत में आया था और आज इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने रंजीत हत्या मामले में राम रहीम, कृष्ण लाल, अवतार, सबदिल और जसवीर को दोषी करार दिया है। वकील HP.S. ने बताया कि शार्प शूटर सबदिल और जसवीर द्वारा उसके खेतों में ही रंजीत सिंह की हत्या की गई थी और मौके पर कई आई विटनेस की गवाही व अन्य गवाहों के आधार पर कोर्ट ने इस मामले में डेरा प्रबंधक राम रहीम और बाकी आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब आने वाली 12 तारीख को सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। आज रंजीत सिंह मर्डर केस जो डेरा सच्चा सौदा सिरसा के हेड और उनके साथियों के खिलाफ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट पंचकुला में चल रहा था, उसका फैसला हुआ है और ऑनरेबल कोर्ट ने इस केस में 5 मुलजिम जो अभी ट्रायल फेस कर रहे थे उनको कन्विक्शन के ऑर्डर्स किए हैं, उनको गिल्टी होल्ड किया गया है आज और 12 तारीख के लिए केस को अडजर्न किया है क्वांटम ऑफ सेंटेंस प्रोनाउंस करने के लिए। बता दें कि 10 जुलाई 2002 को डेरे के प्रबंध समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र निवासी रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रंजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। वहीं इस मामले में गुरमीत राम रहीम के अलावा कृष्ण लाल, जसबीर, सबदिल, अवतार और इंद्रसेन को आरोपी बनाया गया था। 14 साल सीबीआई कोर्ट में चले इस मामले के दौरान आरोपी इंद्रसेन की मौत हो चुकी थी और अब राम रहीम सहित कुल 5 आरोपी बचे थे, जिन्हें अब कोर्ट ने दोषी करार दिया है और 12 अक्टूबर को सीबीआई कोर्ट सभी दोषियों को सजा सुनाएगी। 12 अक्टूबर को 4 और आरोपी कृष्ण लाल, सबदिल, जसवीर और अवतार प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश होंगे और राम रहीम सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकुला के रायपुर रानी के भूड़ गांव में अंतरजातीय विवाह के बाद पैदा हुआ विवाद आज भी
थमा नहीं है। हजारों लोग यहां इकट्ठे हो गए, जिन्होंने थाने में और कई कार्यालयों के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सड़कों पर भी नारेबाजी होती रही, जिसके बाद हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग भीम आर्मी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पुलिस थाना रायपुर रानी का भी आज सब समाज ने घेराव किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन भी दिया। सब समाज ने भी अपनी मांगों का एक ज्ञापन एसएसपी पंचकुला को सौंपा है। 17 अक्टूबर तक SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले रद्द किए जाने की मांग भी की गई है। रंजीत जी एक सुना तो थाने को ताला लगा दिया गया। प्रशासन के लोग बार बार रिक्वेस्ट लेके आ रहे हैं कि भाई थाने को खोल दिया जाए। साथियों, भूट संघर्ष कमेटी ने निर्णय लिया है कि भाई आप लोग इतने नकारा हो चुके हो कि आप लोग उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर रहे। पंचकुला के रायपुर रानी के गांव भूड़ में अंतरजातीय विवाह के बाद पैदा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद के बाद दर्ज मामलों में गिरफ्तारी न होने को लेकर दलित समाज के लोग भूड़ संघर्ष कमेटी बनाकर 4 दिन से रायपुर रानी पुलिस थाना के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों और प्रशासन के बीच जब किसी तरह की सहमति नहीं बनी तो भूड़ संघर्ष कमेटी और अन्य संगठनों ने मिलकर पुलिस थाना के मेन गेट पर नीला परना बांधकर उसमें चूड़ियां डालकर गेट को बंद कर दिया। यहाँ सैकड़ों की संख्या में पुलिस और प्रदर्शनकारी ग्रामीण मौजूद रहे। दलित समाज के लोगों का आरोप है कि नाम सहित FIR होने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। आरोप ये भी है कि ग्रामीणों ने उनका सामाजिक बहिष्कार किया है, उनकी दुकानें बंद करवाई गई है और उन्हें नौकरी से निकलवाया गया है। एक गांव पड़ता है भूड़, उसमें अपर कास्ट की एक लड़की से जो है दलित समाज के लड़के ने शादी की थी। लेकिन इस संविधान का एक फंडामेंटल राइट्स भी है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति और धर्मनिरपेक्ष अधिकार संविधान के द्वारा किसी को भी मान सकता है, परंतु कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ के समाज के लोगों का गांव का बहिष्कार किया और उनका जातीय उत्पीड़न किया, उनके साथ में मारपीट भी की, जिसको लेकर पूरी भीम आर्मी के लोग और तमाम संगठन यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। जिन लोगों ने मारपीट की है और जिन लोगों ने संवैधानिक कार्य किया है, हमारी ये मांग है कि उनको संवैधानिक रूप से गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर ठोस कानूनी कार्रवाई हो। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी दलित समाज के लोगों का जातीय उत्पीड़न किया और उनके साथ में मारपीट की, अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। अब प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि वो घर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उससे अगला जो हमारा लीगल प्रोसीजर है वो कुर्की हो सकता है। आप उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे तो उनकी कुर्की कीजिए। देखिए, गांव सिर्फ भूड़ का नहीं है, मामला कोई भूड़ गांव का अकेला नहीं है। भूड़ गांव तो है ही, भूड़ गांव ने जाने कितने, एक अंगोला गांव है यहाँ पर। चलो, ये कहते हैं पुलिस प्रशासन ये कहता है कि जो भूड़ के दोषी हैं वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं, वो आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो साथ नहीं आ रहे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई अंगोला का जो दोषी है वो तो सरेआम घूम रहा है, उसको भी गिरफ्तार कीजिए। इसीलिए हमें मजबूरन गिरफ्तारी देनी पड़ी, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो इतना लाचार और बेबस हो गया है कि वो दोषियों को तो गिरफ्तार कर नहीं सकता। भाई हमने कहा कि संगठन जो भूड़ संघर्ष समिति है, डिसीजन लिया क्या भाई हमें गिरफ्तार कर लो, हमें जेल में डाल दो, हमें गोली मार दो, हमें लाठी मार दो। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। इनकी लाचारी पे, इनकी बेबसी पे हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। अब क्या करें, क्योंकि अपने लोगों का हमें दुख देखा नहीं जाता। भाई समाज विश्वास करता है, इसलिए हमने जो निर्णय लिया कि भाई समाज के लोग सेफ रहेंगे, हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। ये थाना रायपुर रानी के अंदर एक गांव भूड़ आता है, उस भूड़ का लगभग 1 महीने पुराना मामला है ये। इसके अंदर इस एक प्रॉपर तथाकथित कुछ लोगों ने उसके अंदर सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया है। एक कमेटी बना करके उसमें दलितों का, पूरी बस्ती का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। उस बहिष्कार के अंदर ये ऐलान किया जाता है, चौकीदार के द्वारा ये ऐलान करवाया जाता है कि यहाँ पर कि आप लोग खेत में नहीं जा सकते, आप लोग मजदूरी पे नहीं जा सकते, आप लोग दूध से
दूध नहीं ले सकते और परचून की सामान से सामान नहीं ले सकते। और एक बहुत गंभीर बात है कि इसके अंदर अगर कोई दलित बस्ती का कोई परिवार ये फैसला नहीं मानता, उसके ऊपर जो है चट्टी भी है। दरअसल गांव गडौली में एक लड़की की ओर से दलित समाज के लड़के के साथ शादी करने के बाद भड़के ग्रामीणों ने दलित समाज के लोगों का बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते दलित समाज के लोगों ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। वहीं इस मामले में कई दिनों से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होने पर दलित समाज में गुस्सा है। बीते 4 दिनों से दलित समाज के लोग थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोविड-19 से जुड़ी एक दुखद बात यह रही कि इससे ग्रस्त होकर हर दिन सैकड़ों लोग मौत के मुंह में जा रहे थे और शवों के संस्कार के लिए शमशान घाटों में लंबी कतारें लगी थी। लेकिन अब ऐसा ना हो, इसके लिए IIT रोपड़ ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके तहत अब शव के संस्कार में सिर्फ आधा समय ही लगेगा और यह इको फ्रेंडली भी होगा और कीमत भी कम लगेगी। क्या है ये तकनीक, आइए देखते हैं। कोरोना महामारी के भयावह दौर में हर दिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई है जहां शमशान घाटों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। लेकिन IIT रोपड़ ने एक कंपनी के साथ मिलकर शवदाह के लिए एक ऐसी पद्धति विकसित की है जिससे शवदाह की अवधि घटकर आधी रह गई है। शवदाह की इस पद्धति को परंपरागत तरीकों की तुलना में इको फ्रेंडली और किफायती बताया जा रहा है। IIT रोपड़ के औद्योगिक परामर्श आयोजित अनुसंधान एवं उद्योग संपर्क विभाग के डीन प्रोफेसर हरजीत सिंह ने कुछ वर्षों पहले तक उपयोग में लाए जा रहे विक स्टोव की तकनीक से प्रेरित होकर ये इको फ्रेंडली शवदाह सिस्टम तैयार किया है। ये हमने एक क्रेमेशन सिस्टम बनाया है जो हाईली एफिशिएंट है। इसमें जो ह्यूमन बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको अच्छी तरह से जलाया जा सकता है। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एयर का जो कंबशन का कंसेप्ट है उसको लगा के हमने बर्निंग को, कंबशन को बहुत एफिशिएंट कर दिया है। उसके साथ जो हमारी लकड़ी की मात्रा जो पहले हमारी 500 क्विंटल लगती थी उसके अब ये जो है हाफ रह गई है। एक इसका ये एडवांटेज है और सेकेंड एडवांटेज इसका ये भी है कि धुआं बिल्कुल ख़त्म हो गया। इससे जो हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो होता था वो भी कम हो गया। थर्ड एडवांटेज इसका ये है कि हमने इसको मोबाइल यूनिट की तरीके से बनाया है। इसका मतलब ये है कि हम इसको रिमोट प्लेसेस पे जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरीके की और किसी की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ वोल्ट के साथ चलती है और जैसे कि हम अपनी मर्यादा के साथ संस्कार करना चाहते हैं वो हम इसमें भी मेंटेन रख सकते हैं। नोबल कॉज शवदाह प्रणाली 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर काम कर सकती है। इसमें से अधिक तापमान पर इसमें स्टेनलेस स्टील इंसुलेशन मौजूद होने से लकड़ी के कम खपत होगी। नोबल कॉज को निर्मित करने वाली कंपनी चीमा बॉयलर्स लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक हरजिंदर सिंह चीमा ने बताया कि IIT रोपड़ के साथ मिलकर पारंपरिक रूप से शवदाह करने के लिए नई प्रणाली विकसित की गई है। हमने ये नोबल काज मशीन बनाई है IIT रोपड़ की कोलैबोरेशन से ह्यूमन बॉडी क्रेमेशन के लिए। इसमें इसकी जो एडवांटेज है, एक तो इसमें लकड़ी आधी लगती है, संस्कार इसमें 8 घंटे में कंप्लीट होता है इंक्लूडिंग कूलिंग। तो इसमें एक 24 घंटे के अंदर आप 2 या 3 संस्कार कर सकते हैं। प्लस ये काट साथ में लग जाती हैं, तो आपको पूरा शमशान घाट जो है वो ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक किनारे में काट लगा दीजिए, बाकी में एयर कंडीशन हॉल बनाइए, पूजा वगैरह करिए। जैसे बाहर के देश में क्रेमेशन ग्राउंड होते हैं वैसा हमारे इंडिया में भी होना चाहिए। हमारे यहाँ राजा हरिश्चंद्र के बाद हमने ही काम किया है इस सब्जेक्ट के ऊपर। इस प्रणाली को तैयार करने में करीब 10 दिन लगे हैं। पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ये प्रणाली लोगों के लिए कम खर्च वाला विकल्प साबित हो सकी। ये प्रणाली कूलिंग सहित 48 घंटे की सामान्य प्रक्रिया की तुलना में आमतौर पर 12 घंटों के अंदर शवदाह प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवरात्रों के तीसरे दिन आज माता मनसा देवी में नतमस्तक किया और मां का आशीर्वाद दिया। मंदिर के विकास कार्यों का उन्होंने उद्घाटन भी किया, जिसपे 4 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आनी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शक्ति यानी मां मनसा देवी के मंदिर में नवरात्रों के अवसर पर दर्शन किए हैं। कुछ कार्यक्रमों का इस मंदिर परिसर में उद्घाटन भी किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्य 4 करोड़ 40 लाख की लागत से पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1991 से अब तक 30 सालों में लगातार मंदिर के परिसर में विकास कार्य जारी है, जो कि भविष्य में भी जारी रहेंगे। मित्रों, आज शक्तिदायिनी माँ मनसा देवी के पवित्र मंदिर में नवरात्रों के इस अवसर पर आज दूसरा नवरात्रा है। मुझे भी माँ के दर्शन करके उनकी कृपा मिली है। मैं आज इस अवसर पर कुछ कार्यक्रम जो इस मंदिर परिसर में ही जिनका उद्घाटन किया गया है, जिसमें श्री वाटिका पार्किंग है और न्यू कॉरिडोर जो मैं देखा है, जो माता मनसा देवी टेम्पल और पटियाला टेम्पल को जोड़ता है, ये एक न्यू कॉरिडोर का इसका उद्घाटन किया गया है। शक्ति स्तंभ कालका और पिंजौर यानी मंदिर माँ काली माता के मंदिर को जाने के लिए जो दोनों रास्ते हैं, उन पर शक्ति स्तंभ इनका भी उद्घाटन किया गया है। ये सब मिलाकर के 4 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ये चारों प्रोजेक्ट थे। एक प्रकार से जब से ये माँ मनसा देवी और काली माँ मंदिर का सरकार ने अधिग्रहण किया है, टेकओवर किया है, तब से मैं देख रहा हूँ कि 1991 से लेकर के आज 2021 30 साल की इस यात्रा में मंदिर के परिसर में लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल ही श्राइन बोर्ड की हमारी मीटिंग थी और उस मीटिंग में भी बहुत से नए प्रोजेक्ट्स इसको मंजूरी दी गई है कि इस मंदिर की एक प्रकार से किस प्रकार से ख्याति बढ़े, कैसे यहाँ विकास के काम पूरे हों, सामाजिक सेवा के कामों के प्रति भी यहाँ पर बहुत से प्रावधान ये किए गए हैं। एक बात जो मुझे आज कहनी है कि माँ शक्ति देवी जो मनसा देवी शक्तिपीठ है, इनके जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो ज़रूर मन में कुछ इच्छा होती है कि हरियाणा प्रदेश की किस प्रकार से लोगों की सेवा की जाए, कैसे भलाई हो, लोक हित में हम अपनी सरकार को कैसे चलाएं। माँ ने आज मुझे कहा कि हर एक को शक्ति प्रदान करती हूँ, मैं आपको भी शक्ति प्रदान करती हूँ, समाज को भी करती हूँ। तो मुझे आभास हुआ कि पिछले दिनों में एक मेरे से बयान दिया गया और वो बयान वास्तव में आत्मरक्षा के नाते से वो दिया गया था, जिसमें उसको बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने लठ उठाने की बात कही है। वो किसी के प्रति दुर्भावना के कारण से नहीं कही गई है, आत्मरक्षा के कारण से कही गई है। फिर भी हमारे कुछ किसान नेता, कुछ आंदोलनकारी लोग, उनको वो रास नहीं आया है और उन्होंने जगह जगह उसका विरोध करना शुरू किया है। अब माँ मनसा देवी जो शक्तिदायिनी शक्तिपीठ है, उन्होंने जो विश्वास दिलाया है कि वो सबकी रक्षा करेगी, तो मैं सबसे पहले तो उन किसान भाइयों को जिनको इसका थोड़ा कष्ट पहुंचा है, उनके लिए बताना चाहता हूं कि मैं उस बयान को वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हरियाणा में किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े, शांति भंग हो। आखिर तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करना सबका अपना अधिकार है, वो करें, लेकिन इतना ही है, एक सीमा से आगे किसी को नहीं बढ़ना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए, किसी की गाड़ी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर ये सब होता है तो एक तरफा बातें चलना भी ठीक नहीं है। इसलिए जहां मैं अपने उस बयान को वापस लेता हूं, मैं माँ शक्तिदायिनी मनसा देवी शक्तिपीठ को आराधना करता हूं कि सबको सद्बुद्धि दे और हरियाणा में एक शांतिपूर्ण माहौल बने। शुक्रवार को सेक्टर 26 स्थित श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कॉलेज के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इन छात्रों का कहना है कि शहर के सभी कॉलेज कोविड के बाद खुल गए हैं, लेकिन उनका कॉलेज अभी तक बंद है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द कॉलेज को खोला जाए। उन्होंने कहा कि यदि कॉलेज प्रशासन ने इस संबंध में जल्द कोई निर्णय न लिया तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। शुक्रवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज के बाहर
एबीवीपी छात्र संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि अब चंडीगढ़ में लगभग सभी कॉलेज खुल चुके हैं, सभी क्लब, बार और ऑफिस भी रोजाना खुल रहे हैं। जब चंडीगढ़ में सब कुछ खुल चुका है तो उनका कॉलेज क्यों बंद है। साथ ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसको लेकर वह लगातार प्रिंसिपल से बातचीत कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी उन्होंने कॉलेज ओपन करने को लेकर मेमोरेंडम सौंपा था, लेकिन उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन उसमें भी कोई क्लास लगाता है, कोई नहीं। अगर ऑफलाइन क्लासेस लगती हैं। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ नहीं लिया। उसी ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ है। सर ये कॉलेज खोलने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सर चंडीगढ़ में पिछले 6 महीने से सारे कॉलेज वगैरह, सारे ये क्लब वगैरह खुल चुके हैं, पर ये सर हमारे कॉलेज ही खोलने में नहीं आ रहे हैं। इनको पहले सर 1 महीने पहले उन्हें मेमोरेंडम दिया था कि हम कॉलेज खोल देंगे, तब भी प्रिंसिपल ने कहा कि हम कॉलेज खोल देंगे, उसके बारे में बात करेंगे, पर इन्होंने कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करा। ये आर्ट्स सभी कॉमर्स सभी ओपन हो गए, हमारे कॉलेज में ही है जो मैम ओपन नहीं कर रहे हैं। हम इसी चीज़ के बारे में मैम से बात करने आए हैं कि मैम जल्द से जल्द इस कॉलेज को खोले ताकि बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी आप देखो सही से लग नहीं रहा, कोई लगा रहा कोई लगा नहीं रहा। प्रदर्शनकारी एबीवीपी कार्यकर्ता का साफ कहना था कि जब सब चीजें खुल चुकी हैं तो उनका कॉलेज ही बंद क्यों है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक छात्रों की मांगों को पूरा किया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 16 के अस्पताल से निकाले गए 81 आउटसोर्सिस कर्मचारियों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। ये आउटसोर्सिस कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा नौकरियों पर लिया जाए। आपको बता दें कि कोविड काल में इमरजेंसी पड़ी थी, जिसके तहत इनकी सेवाएं ली गई थी, लेकिन अब कोविड का खौफ कम होते ही इन्हें जॉब से निकाल दिया गया है, जिसको लेकर इनमें भारी रोष व्याप्त है। कई कर्मचारी यूनियनों का समर्थन भी इन्हें मिलने लगा है। भारत के बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦੋਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਫਸਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। हमने कोविड के दिनों में अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, जिस समय पे लोग अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को हाथ लगाने से डरते थे, उस समय पे हम सब ने अपने सभी स्टाफ ने मिलके उनकी केयर की है, उनको ट्रीट किया है। आज वो लोग हमारी वजह पे घरों से सुरक्षित हैं, लेकिन प्रशासन ने हमें कोरोना की ऐसी तोहफ़ा दिया है, ऐसा तोहफ़ा दिया है कि हमें नौकरी से ही निकाल दिया है और हमारे उलट कुछ लोगों को रखा जा रहा है। हमारी यही दरख्वास्त है प्रशासन से, कृपया हमें हमारी नौकरी दी जाए। और हमने ये प्रदर्शन यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि हम जितना भी नर्सिंग स्टाफ है, कोविड स्टाफ है, जो कि 16 सेक्टर के हॉस्पिटल में काम करता है, हम लोग ऑन ड्यूटी आए सुबह और हम काम कर रहे थे सब अपने अपने वार्ड में, और अचानक से हमारे पास ये बोला जाता है कि हमें अब काम से निकाल दिया गया, हमारी अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस हॉस्पिटल में, और हम लोग को एकदम से निकाल दिया, जो कि ऑन ड्यूटी निकालना बहुत गलत बात है काम करते करते। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात हमारे लिए यही थी कि हमें एकदम ऐसे कैसे निकाला जा सकता है। और जिस दिन हमें निकाला गया उसी दिन नए जो बच्चों की है वो इंटरव्यू लिए गए और उन्हें रखा गया। तो हमारी यही मांग है कि अगर उन्हें नया स्टाफ चाहिए था, उनको स्टाफ हॉस्पिटल के लिए चाहिए था, तो उन्होंने हमें प्रायोरिटी क्यों नहीं। सेक्टर 24 और 25 के चौराहे पर आज सुबह कचरे से भरा एक टिप्पर गिर गया। इस टिप्पर के पलटने के बाद कचरा सड़क पर फैल गया और चक्का जाम की स्थिति बन गई। लंबी लंबी कतारें वाहनों की यहां दोपहर तक लगी रही। इस घटना में
चालक भी बुरी तरह से जख्मी हुआ, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। दोपहर बाद जेसीबी की मदद से बिखरा कचरा और टिप्पर के अंदर पड़ा कचरा दूसरे वाहनों में शिफ्ट किया गया और इस टिप्पर को सड़क पर खड़ा कर किनारे लगाया गया। आपको बता दें कि डंपिंग ग्राउंड सेक्टर 38 से यह कचरा भरकर सोनीपत ले जाया जा रहा था, जहां बिजली संयंत्र में इससे बिजली बनाई जाती है। अब सवाल ये भी है कि यह कचरा क्या नगर निगम की अनुमति से लिया जा रहा था या फिर बिना अनुमति के ही यह कचरा यहां से चोरी छिपे हर रोज सोनीपत ले जाया जाता है। दड़वा में स्थित दरगाह और शमशान घाट के आसपास श्यामला जमीन पर बिल्डरों के कब्जे का पर्दाफाश कर हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता अब्दुल रजाक खान को हाईकोर्ट ने सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसएसपी मोहाली को कहा है कि इन्हें पीएसओ मुहैया करवाया जाए क्योंकि उन्हें जान को खतरा है। कोर्ट ने एसएसपी चंडीगढ़ को भी यह कहा कि एक आला अधिकारी नियुक्त किया जाए जो कि यह सुनिश्चित करे कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। आपको बता दें कि दड़वा की मजार के आसपास बिल्डरों ने कब्जा कर वहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अधिकारियों की मिलीभगत भी इसमें सामने आ रही है क्योंकि डीसी से लेकर एमसी के बड़े अधिकारियों तक किसी ने भी इस मामले में कोर्ट के आदेशों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। एसएसपी चंडीगढ़ को भी हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चंडीगढ़ में इस बार कोविड-19 के शांत होने के पश्चात 45 जगहों पर रामलीला का मंचन हो रहा है। कलाकारों में भी इस बार रामलीला को लेकर खासा जोश है। हमने ऐसे ही कुछ कलाकारों से बातचीत की और उनसे अनुभव साझे किए। क्या कहा रामलीला में काम करने वाले कलाकारों ने, आइए आपको सुनाते हैं। चंडीगढ़ में इस बार 45 जगहों पर रामलीला करने की परमिशन मिली है। इन सभी जगहों पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला के मंचन से पहले किस तरह से कलाकारों को तैयार किया जाता है, किस तरह से शपथ कलाकारों को दिलाई जाती है और किस तरह से कलाकार अपने किरदारों को निभाते हैं, इसको लेकर हमने एक कवरेज की है और इसमें उन सभी कलाकारों से बात की गई है जो रामलीला के मंचन में अपना किरदार निभाते हैं। रामलीला के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को माता पिता भाई बहन में कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से उनका संबंध एक दूसरे से मजबूत रहता है, इस बारे में बताया जाता है। मनी माजरा में एडी क्लब की ओर से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। यहाँ जब भी रामलीला शुरू होने वाली होती है, इससे पहले सभी कलाकारों को शपथ दिलवाई जाती है। ये राम का नाम ही ऐसे एक पॉजिटिवनेस है। जब हम राम का रोल करते हैं तो हमारे बीच में पॉजिटिवपन ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है, अपने आप को सीधा साधा सी जीवन कितना मुश्किल है। मुश्किल तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि जब हम रोल के इन्वॉल्व हो जाते हैं तो और हमें अपने आप ही उनकी शक्ति से अपना अंदर पवित्र महसूस होना शुरू हो जाता है। बच्चों से प्यार, छोटों से प्यार, बड़ों का आदर सत्कार करना, सब अपने आप ही अंदर से आना शुरू हो जाता है। मेरी दूसरी पीढ़ी है जी। मेरे फादर पहले रावण का करैक्टर करते रहे हैं और मैं पिछले 8-9 सालों से लक्ष्मण का पार्ट प्ले कर रहा हूँ। किस तरह की मर्यादा का पालन आप लोगों को करना पड़ता है? जब से हमारी रिहर्सल शुरू हो जाती है तो हम बिस्तरा छोड़ देते हैं, ज़मीन के ऊपर लेटते हैं, कुछ चादर वगैरह बिछा के, और खाने पीने का सात्विक आहार होता है हमारा। ज़्यादा तला हुआ या ज़्यादा हैवी भोजन हम नहीं करते जी, और फलाहार ज़्यादा करते हैं। जैसी रामलीला शुरू हो जाती है तो फलाहार का प्याज लहसुन वगैरह हम छोड़ देते हैं जी, और पूरा परहेज़ करते हैं ताकि मुंह से अपशब्द ना निकले, ज़्यादा से ज़्यादा राम राम मुंह से निकले। इस तरह से हम परहेज़ करके चलते हैं। रामलीला मंचन का मकसद है कि ये 9 रातें जो होती है, नवरात्रा जिनको कहा जाता है, ये प्रभु चिंतन के लिए होता है, क्योंकि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। इस लोक में, मातलोक में मर्यादाओं का जो चलन है वो रामावतार से हुआ है। पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जल का जीवन था, उसमें कोई मर्यादा नहीं है। दूसरा जल और थल का मत्स्य खाच विराह नरसिंह, नर यानी आधा सिंह आधा नर। उसके बाद बोलने वाला पहला अवतार आया बमन अवतार, फिर परशुराम अवतार, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अवतार आया।
माता के साथ पुत्र का कैसा संबंध होना चाहिए, पुत्र का क्या संबंध है, पति पत्नी के बीच में कैसा नाता है, ये जितनी भी मर्यादाएं हैं रिश्तों की, ये भगवान राम ने इस लोक में स्थापित की हैं। इस दौरान कई कलाकारों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी भी है जो इसमें राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं। इनका कहना है कि वो अपने माता पिता के दिखाए आदर्शों को आगे ले जा रहे हैं और वो आगे भी चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी रामलीला में यूं ही किरदार निभाती रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 64% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा। दिन के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा, लेकिन रात के तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की हर जानकारियों और खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।